चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या सद्गुरु सिर्फ एक स्पिरिचुअल टीचर है या फिर वो मॉडर्न इंडिया के सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस मशीन में से एक के फाउंडर है? एक ऐसा नाम जो रील्स में भी मिलता है, पॉडकास्ट में भी, ग्लोबल फोरम्स पर भी, एनवायरमेंट कैंपेन में भी और आश्रम के जायंट सिंबल में भी। एक तरफ 112 फुट का आदियोगी, दूसरी तरफ टिनीज के माउंटेन्स में 1400 एकड़ रिट्रीट कैंपस, एक तरफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड वॉलेंटियर नेटवर्क, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी, दूसरी तरफ प्रोग्राम्स, डोनेशंस, मर्चेंटाइज, रिट्रीट्स, कॉजेस एंड अ कंप्लीट इकोसिस्टम। इसलिए सद्गुरु की स्टोरी सिर्फ एक गुरु की कहानी नहीं लगती, यह एक सिस्टम की कहानी लगती है। एक ऐसा सिस्टम जो अटेंशन को ट्रस्ट में बदलता है, ट्रस्ट को प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस को आइडेंटिटी में और आइडेंटिटी को वॉलंटियरिंग, गिविंग एंड लॉयल्टी में। लेकिन ये मूवमेंट बना कैसे? पब्लिक रिकॉर्ड के मुताबिक सद्गुरु का रियल नेम जगदीश वासुदेव है। 1957 में मैसूर में पैदा हुए। अर्ली लाइफ में मोटरसाइकिल, बिजनेस, पोल्ट्री, कंस्ट्रक्शन जैसे फेजेस आए। फिर पब्लिक बायोग्राफीज के हिसाब से अराउंड 25 की एज में एक डीप इनर एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने योगा सिखाना शुरू किया। 1982 से टीचिंग शुरू होती है। 1992 में ईशा फाउंडेशन बनती है। 1994 के आसपास कोयम्बटूर के पास ईशा योगा सेंटर डेवलप होता है। बाहर से देखकर तो यह स्पिरिचुअल जर्नी लगती है, ध्यान से देखो तो यह फाउंडर ब्रांड का लॉन्ग गेम भी लगता है। और सद्गुरु का कोर प्रॉमिस यही से निकलता है, मैं बिलीफ की नहीं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। यह लाइन मास ऑडियंस के दिमाग में सीधा घुसती है, क्योंकि आज का व्यूअर ब्लाइंड फेथ नहीं चाहता, वह प्रूफ भी चाहता है, फीलिंग भी चाहता है और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस भी चाहता है। ट्रेडिशनल गुरु इमेज क्या होती है? दूर बैठा संत, व्हाइट बियर्ड, साइलेंस, मिस्ट्री। सद्गुरु ने इस इमेज को तोड़ भी दिया और अपग्रेड भी कर दिया। मोटरसाइकिल, सनग्लासेस, इंग्लिश हिंदी मिक्स, स्टेडियम स्टाइल इवेंट्स, पॉडकास्ट, क्लाइमेट कैंपेन, स्पिरिचुअलिटी को टेम्पल लैंग्वेज से निकालकर मॉडर्न अटेंशन लैंग्वेज में पैकेज कर दिया। वो स्पिरिचुअलिटी को बोरिंग प्रवचन की तरह नहीं बेचते, वह उसे एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल, क्लियरिटी, एनर्जी, सक्सेस एंड इनर फ्रीडम के पैकेज में प्रेजेंट करते हैं। फिर 2017 आता है। कोयम्बटूर में आदियोगी का जायंट फेस अनवेल होता है। भारत के पीएम इवेंट में प्रेजेंट होते हैं। गिनीज इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेस्ट स्कल्पचर के रूप में वेरीफाई करता है। यहाँ सिर्फ स्टैच्यू नहीं बना, एक मेमोरी हुक बना। अगर किसी मूवमेंट को स्केल करना हो तो सिर्फ मैसेज काफी नहीं होता, सिंबल चाहिए। ब्रांड्स के पास लोगोज हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स के पास फ्लैग्स हैं, ईशा के पास आदियोगी है। एक ऐसा सिंबल जो ड्रोन शॉट में पावरफुल लगता है, इंस्टाग्राम रील में पावरफुल लगता है, पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन भी बन सकता है और ब्रांड रिकॉल भी क्रिएट करता है। अब सद्गुरु सिर्फ सुना नहीं जाता, सद्गुरु देखा जाता है और जो चीज दिखती है वह याद रहती है। यहीं से असली क्वेश्चन आता है, क्या ईशा फाउंडेशन स्पिरिचुअलिटी से चलती है या कंटेंट, कम्युनिटी, कैपिटल या क्रेडिबिलिटी के कॉम्बिनेशन से? चलिए मशीन को ओपन करते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम देखो। एंट्री पॉइंट्स अलग अलग हैं। वॉलेंटियर, डोनेट, शॉप, प्रोग्राम्स, मेडिटेशन टूल्स, बिगिनर कोर्सेस, एडवांस कोर्सेस, रिट्रीट्स, टीचर ट्रेनिंग, इवेंट्स, कॉन्सेक्रेटेड स्पेसेस, हेल्थ सॉल्यूशंस, रेसिडेंशियल पॉसिबिलिटीज। यानी ऑडियंस एक ही डोर से नहीं आती, कोई सीकर बनकर आता है, कोई स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय बनके, कोई हेल्थ सॉल्यूशन ढूंढते हुए, कोई टूरिस्ट बनके, कोई क्लाइमेट कॉज सपोर्टर बनके, कोई सद्गुरु फैन बनके, कोई वॉलंटियर बनके, और सिस्टम सबको ऑब्जर्व कर लेता है। यह बिजनेस का बेसिक रूल है। मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होंगे तो आप एक ऑडियंस पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, इनर इंजीनियरिंग। इसको मॉडर्न वेलबींग टूल की तरह प्रेजेंट किया जाता है। इसमें शांभवी महामुद्रा, क्रिया, प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस, ऑनलाइन एक्सेस, लाइव फॉर्मेट्स, स्कॉलरशिप्स, स्पॉन्सर्ड एक्सेस, गिफ्टिंग ऑप्शंस एंड पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट लिंक्ड है। यहाँ ट्रिक समझो, कोर्स खत्म नहीं होता, कोर्स के बाद आइडेंटिटी शुरू होती है। फ्री वीडियो,
फिर फ्री टूल, फिर प्रोग्राम, फिर प्रैक्टिस सपोर्ट, फिर एक्सक्लूसिव वीडियोस, फिर लाइव इवेंट इनविटेशंस, फिर सेंटर विजिट, फिर वॉलंटियरिंग, फिर डोनेशन। मार्केटिंग लैंग्वेज में बोले तो फनेल है, मूवमेंट लैंग्वेज में बोले तो पाथ है, स्पिरिचुअलिटी लैंग्वेज में बोले तो साधना है। सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंट पैकेजिंग। नॉर्मल कंपनी कस्टमर को रिपीट बायर बनाती है। ईशा जैसे इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट को बिलीवर बनाया जाता है और बिलीवर कस्टमर से ज्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि कस्टमर सिर्फ पे करता है, बिलीवर पे भी करता है, प्रीच भी करता है, वॉलंटियर भी करता है, डिफेंड भी करता है और इनवाइट भी करता है। यही मूवमेंट का सीक्रेट है। दूसरा पिलर, वॉलंटियर स्ट्रक्चर। ऑफिशियल वर्डिंग में ईशा को ऑलमोस्ट एंटायरली वॉलंटियर रन बताया गया है। इस लाइन को लाइटली मत लेना। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सैलरी मॉडल पर क्रिएट नहीं करती, यहाँ सेवा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बन जाती है। जब कोई आदमी पैसा देता है तो ट्रांजैक्शनल अटैचमेंट बनता है, लेकिन जब कोई अपना टाइम देता है, एफर्ट देता है, वीकेंड्स देता है, आइडेंटिटी देता है, तब इमोशनल इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिक रूल है, जिस चीज के लिए हम सैक्रिफाइस करते हैं उसे हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। इसलिए वॉलंटियर सिस्टम सिर्फ कॉस्ट सेविंग स्ट्रक्चर नहीं होता, यह लॉयल्टी बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी होता है। टीनीज सेंटर भी विजिटर और वॉलंटियर पॉसिबिलिटीज को ओपनली प्रेजेंट करता है। फिजिकल स्पेस सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं, बिलोंग करने के लिए भी है, और बिलोंगिंग एक बार क्रिएट हो गई तो ब्रांड सिर्फ ब्रांड नहीं होता, वह घर जैसा फील होने लगता है। तीसरा पिलर, डोनेशंस को डिसिप्लिन बनाना। ईशांगा 7% जैसे पेजेस के थ्रू कुछ पार्टनर्स अपनी अर्निंग्स का 7% सदगुरु के प्रोजेक्ट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। पेज सैलरीड पीपल, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस ओनर्स को डायरेक्टली एड्रेस करता है। टैक्स डिडक्टेबिलिटी और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन एक्सप्लेन करता है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फंडरेजिंग को इमोशनल इंपल्स से निकालकर डिसिप्लिन्ड कमिटमेंट बना दिया गया है। इंपल्स डोनेशन होते हैं, आज मूड बना दे दिया। डिसिप्लिन्ड डोनेशंस होता है, मेरी इनकम का फिक्स्ड पार्ट इस कॉज के लिए है, और किसी भी मूवमेंट के लिए डिसिप्लिन्ड गिविंग गोल्ड होता है। यहाँ डोनेशन भी सिर्फ मनी ट्रांसफर नहीं लगती, यह पार्टिसिपेशन का बैज बन जाती है। चौथा पिलर, रिवर्स रेवेन्यू मिक्स। यूएस नॉन प्रॉफिट फीलिंग जैसे पब्लिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक क्लीन विंडो देते हैं। बेस्ट डाटा के मुताबिक 2024 में रेवेन्यू रफली $48.7 मिलियन के अराउंड दिख रहा है। उसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस का मेजर शेयर, प्रोग्राम सर्विसेज का सिग्निफिकेंट शेयर और इन्वेंट्री सेल्स का विजिबल पार्ट है। इसका मतलब मनी सिर्फ डोनेशन बॉक्स से नहीं आ रहा, कोर्सेज से आ रहा है, प्रोडक्ट सेल्स से आ रहा है, रिट्रीट इकोसिस्टम से आ रहा है, इवेंट और सर्विसेज से आ रहा है। यानी मॉडल सिंगल लेन नहीं है, मल्टी लेन है, और मल्टी लेन मॉडल ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। अगर डोनेशंस डाउन हो, प्रोग्राम्स हेल्प कर सकते हैं। अगर डिजिटल अटेंशन बढ़े, फिजिकल सेंटर्स उनको डीपर ट्रस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही इकोसिस्टम थिंकिंग है। पांचवा पिलर, प्लेस एज प्रोडक्ट। कोयम्बटूर सेंटर सिर्फ हेडक्वार्टर्स नहीं है, आदियोगी के थ्रू वह स्पिरिचुअल टूरिज्म, विजुअल स्पेक्टाकल एंड इमोशनल मेमोरी का सेंटर बन जाता है। टीनी सेंटर सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ऑफिशियल पेज उसे 1400 एकड़ रिट्रीट, हाउसिंग, वॉलंटियरिज्म, मेडिटेशन डेस्टिनेशन के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। अब यहाँ पावरफुल साइकोलॉजिकल पॉइंट है। डिजिटल ट्रस्ट फ्रेजाइल होता है, फिजिकल ट्रस्ट स्ट्रांग होता है। ऑनलाइन आप किसी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन जब आप उसका सेंटर विजिट करते हो, ज्ञान स्ट्रक्चर देखते हो, वॉलंटियर्स देखते हो, क्राउड देखते हो, रिचुअल्स देखते हो, तब दिमाग कहता है यह रियल है। इसलिए प्लेसेस मैटर करते हैं। आश्रम, कैंपस, रिट्रीट, टेम्पल, स्टैच्यू, यह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते, यह बिलीव को आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करते हैं। छठा पिलर, कॉजेस। अगर ईशा सिर्फ योगा तक लिमिटेड रहता तो ऑडियंस नैरो होती, लेकिन फाउंडेशन, एजुकेशन, रूरल आउटरीच, ट्री प्लांटिंग, रिवर कैंपेन, सॉइल हेल्थ मूवमेंट्स एंड पब्लिक अवेयरनेस के साथ भी अपने आप को प्रेजेंट करती है।
सेव सॉइल जैसे कैंपेन्स ने इंटरनेशनल विजिबिलिटी दी और यहाँ फाउंडर का रोल एक्सपांड हो जाता है। सदगुरु सिर्फ योगा टीचर नहीं रहते, वो पब्लिक मोरल वॉइस बनने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। वो पब्लिक मोरल वॉइस बनने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। कैंपेन्स के थ्रू दो काम एक साथ होते हैं, एक सोशल लेजिटिमेसी, दो ऑडियंस एक्सपेंशन। हो सकता है कोई मेडिटेशन में इंटरेस्टेड ना हो लेकिन एनवायरनमेंट में इंटरेस्टेड हो, सॉइल में हो, रिवर में हो, एजुकेशन में हो। वह पहले कॉज के थ्रू आता है, फिर सदगुरु को सुनता है, फिर इकोसिस्टम एक्सप्लोर करता है, फिर प्रोग्राम, सेंटर, वॉलंटियर, डोनेशन पाथ ओपन हो जाता है। यह हाई फ्लाईव्हील है। फाउंडर कंटेंट बनाता है, कंटेंट अटेंशन लाता है, अटेंशन ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है, प्रोग्राम बिलोंगिंग बनाता है, बिलोंगिंग वॉलंटियर और डोनेशन बनाती है, वॉलंटियर और डोनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिबिलिटी बनाता है, क्रेडिबिलिटी फिर और अटेंशन लाती है। साइकिल रिपीट होती है। लेकिन अब डॉक्यूमेंट्री का टफ पार्ट आता है। कोई भी जायंट इन्फ्लुएंस मशीन बिना कॉन्ट्रडिक्शन के नहीं चलती। सदगुरु भी एक्सेप्शन नहीं है। पब्लिक क्रिटिसिज्म के मेजर जोन्स में साइंस, पॉलिटिक्स, लैंड, एनवायरनमेंट, फंड रेजिंग, सिक्योरिटी एंड पर्सनल फ्रीडम एलिगेशंस जैसे एरियाज इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले साइंस। क्रिटिक्स ने उनके कुछ पब्लिक क्लेम को सूडो साइंटिफिक कहा है। मर्क्यूरी इक्लिप्स, हेल्थ स्टाइल एसोसिएशंस, हेल्थ स्टाइल असर्शंस एंड सर्टेन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। सपोर्टर का आर्ग्यूमेंट अलग होता है। वह कहते हैं कि सदगुरु मॉडर्न साइंस के अगेंस्ट नहीं, इनर एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। वो कहते हैं कि सदगुरु मॉडर्न साइंस के अगेंस्ट नहीं, इनर एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव से बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री को यहाँ शाउटिंग मैच नहीं करना चाहिए, ना ब्लाइंड अटैक, ना ब्लाइंड डिफेंस। सही फ्रेम यह है जब कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी हेल्थ, साइंस, बॉडी, एनवायरनमेंट एंड पब्लिक नॉलेज के सब्जेक्ट पर भी स्पीक करने लगती है तो उसके क्लेम्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। आप इनर एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, एक डोमेन है। आप साइंस स्टाइल क्लेम कर रहे हो तो एविडेंस का डोमेन आ जाता है और फ्रिक्शन वहीं से क्रिएट होता है। पॉलिटिक्स में भी सिमिलर टेंशन है। पब्लिक समराइज के मुताबिक सदगुरु खुद कहते रहे हैं कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी को सब्सक्राइब नहीं करते और लोगों को परफॉर्मेंस देखकर वोट करना चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स और कमेंटर्स उनकी कई पोजीशंस को हिंदुत्व या पॉलिटिकल अलाइंड फ्रेम में दिखाते हैं। यानी सेल्फ प्रेजेंटेशन एक है अबो पार्टी, आउटसाइड इंटरप्रिटेशन दूसरा है पॉलिटिकली अलाइंड। और यही सदगुरु का पॉलिटिकल पैराडॉक्स है। ऑफिशियली अबो पार्टी, प्रैक्टिकली वेरी पॉलिटिकल। इसका मतलब यह नहीं कि हर क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली ट्रू है और यह भी नहीं कि पब्लिक इमेज नेचुरल मान ली जाए। मतलब सिर्फ इतना है, जब आप पब्लिक इश्यूज पर बोलते हो, स्टेट लीडर के साथ स्टेज शेयर करते हो, नेशनल नैरेटिव्स पर ओपिनियन देते हो, तो पॉलिटिक्स आपके फ्रेम में आ ही जाती है। फिर लैंड और एनवायरनमेंट का इश्यू। 2018 की रिपोर्टिंग के मुताबिक सीएजी ने तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रैप किया था फॉर नॉट स्टॉपिंग कंस्ट्रक्शंस लिंक्ड टू ईशा फाउंडेशन विद इन दी बुलुपट्टी रिजर्व फॉरेस्ट रेंज विदाउट रिक्वायर्ड हिल एरिया कंजर्वेशन अथॉरिटी एनओसी। उसी रिपोर्टिंग में ईशा स्पोक पर्सन ने ड्यू प्रोसेस फॉलो करने की बात कही और वायलेशन से इनकार किया। यहाँ रिस्पॉन्सिबल फ्रेमिंग इम्पोर्टेंट है। एक्यूजन रिकॉर्ड पर है, डिनाइल भी रिकॉर्ड पर है। व्यूअर को दोनों बताना जरूरी है। कावेरी कॉलिंग के केस में भी लीगल सिक्योरिटी आई। पब्लिक समराइज के मुताबिक कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2020 में फंडरेजिंग के प्रैक्टिसेस के डिटेल्स डिस्क्लोज करने को कहा था। समराइजेस के मुताबिक कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2020 में फंडरेजिंग प्रैक्टिसेस के डिटेल्स डिस्क्लोज करने को कहा था। इसका मतलब यह नहीं कि कैंपेन फेक था। इसका मतलब यह है कि जब स्पिरिचुअलिटी, पब्लिक कॉजेस, मनी कलेक्शन एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस एक फ्रेम में आते हैं तो लीगल क्वेश्चंस नेचुरली उठते हैं। बड़े मूवमेंट्स को
बड़ा स्क्रूटिनी टेस्ट पास करना ही पड़ता है। 2016 में एक और कंट्रोवर्सी हुई जब 2 अडल्ट वुमेन के एलिगेडली कैप्टिव होने का क्लेम कोर्ट तक गया। फाउंडेशन ने एलिगेशंस डिनाई किए। वुमेन के वॉलंटरी स्टे का स्टेटमेंट सामने आया। मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियर डिसमिस कर दी, सेइंग एलिगेशंस में सच्चाई नहीं मिली। यह केस रिमाइंडर है, ईशा पर एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन हर एलिगेशंस का आउटकम सेम नहीं रहा। कुछ केसेस में फाउंडेशन को लीगल रिलीफ भी मिला और यही मैच्योर डॉक्यूमेंट्री का रूल है। हीरो वर्शिप नहीं, हिट पीस नहीं, ना सब डिवाइन है, ना सब फ्रॉड है। सही फ्रेम यह है, सदगुरु एक एक्सट्रीमली इफेक्टिव फाउंडर ब्रांड है। ईशा एक अनयूजुअली सोफिस्टिकेटेड स्पिरिचुअल इकोसिस्टम है। सदगुरु की स्टोरी वही मूवमेंट समझने की स्टोरी है। थैंक यू। इफ यू लाइक, यू कैन शेयर विद अदर्स।